नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। और कल की वीडियो में हम कर चुके थे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में, अरब आक्रमण और साथ ही तुर्क आक्रमण के बारे में। ठीक है, डिटेल में कर चुके हैं और हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास कर रहे हैं। इससे पहले प्राचीन भारत का इतिहास हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को आज कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक का जो इतिहास का अध्ययन है वो किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, तो देखें दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो कब से कब तक है, 1206 से 1526 तक। उसके बाद मुगल शासन का इतिहास शुरू हो जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर जो है अधिकार किया, शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है और फिर लोदी वंश है। तो डिटेल में इनको पढ़ते हुए चलेंगे। आज की क्लास में गुलाम वंश को पढ़ेंगे। 1206 से 1290 तक का काल जो है वो गुलाम वंश का काल है। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक का काल जो है वो खिलजी वंश का है। तुगलक वंश का जो काल है वो 1320 से 1414 तक का है। सैयद वंश का काल 1414 से 1451 तक है। और अंतिम जो आ जाता है लोदी वंश, वो है 1451 से 1526 तक। बाद में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी जो है उन दोनों का युद्ध होता है और फिर शासन प्रारंभ हो जाता है मुगल वंश का। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं गुलाम वंश को। तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है, दास वंश या गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश जो है इसमें 11 शासक जो है वो शासन करते हैं। और गुलाम वंश क्यों कहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ जो विद्वान हैं वो इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, क्योंकि जो ये जिन लोगों ने राज्य किया उनके जो माता पिता थे वो स्वतंत्र थे, लेकिन ये खुद क्या थे, गुलाम संतानें थी। सबसे पहले बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो 1206 से 1210 तक का काल है। फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, उसके पश्चात मसूद शाह, नासुरुद्दीन महमूद, फिर बलबन, फिर कैकुबाद, शमशुद्दीन क्यूमर्स। तो ये 11 शासक जो हैं ये सबसे पहले शासन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1210 का था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को दिल्ली जो है दिल्ली का गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत में लूटपाट करके वापस जाने का इरादा बनाया अफगान में, तो उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उसके नाम से शासन करें। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका राज्यारोहण जो हुआ था वो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद हुआ था। पहले वो मलिक और सिपहसालार की उपाधियों को लेकर चलता रहा। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ लाहौर में, और उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ, 25 जून 1206 में। कब, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। जब ये स्वतंत्र शासक बना तो ये दास्ता से मुक्त नहीं था, और इसीलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और जो सिपहसालार की उपाधियां हैं उसके साथ ही ये संतुष्ट रहा। ठीक है, तो ये जो शासक तो बन गया था, लेकिन इसने उपाधियां जो धारण कर रखी थी मलिक और सिपहसालार की उपाधियां ही धारण कर रखी थी। नेक्स्ट बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों की, तो इनकी उपाधि थी लाख बख्श या लखता, क्योंकि ये काफ़ी जो है उदार थे इसलिए। हातिम ताई, कुरान ख्वा, ये ऐबक की 3 उपाधियां थी। ऐबक के अगर हम दरबारी विद्वानों की बात करें तो एक था हसन निज़ामी और एक नाम मिलता है फ़ख्र ए मुदाबिर का। तो ये 2 जो थे ये ऐबक के दरबारी विद्वान थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का नाम अगर बात करें कुतुब मीनार की,
तो इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ठीक है, तो इसका जो है जमाई था इल्तुतमिश, इसने इसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो ये कुतुब मीनार का निर्माण किया गया, इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने उसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, ये कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ठीक है, कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष जो 3 मंजिलें हैं इनका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, ये आपको साइड में दिख ही रहा है कुतुब मीनार। 2 मंजिलों का निर्माण नीचे वाली वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, बाकी 3 का इल्तुतमिश ने करवाया। बिजली गिर जाने से शीर्ष गिर गया था और उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। निर्माण कार्य की बात करें अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य 1206 से 1210 तक के काल में, तो उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया दिल्ली में, और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण राजस्थान के अजमेर में करवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बिठाया गया, जो कि अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। ठीक है, तो 1210 में क्या हुआ? लाहौर में ये चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। इसका पुत्र आराम शाह लाहौर की गद्दी पर बैठा, जो अयोग्य था। 8 महीनों के बाद इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में इसे हटा दिया और खुद शासक बन गया। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। एक बार पुनः देखें, आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश जो है वो शासक बना। ये दामाद और गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ऐबक के समय में ये बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने लाहौर से हटकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांग बरनी पर आक्रमण किया, तब जलालुद्दीन मांग बरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खान के आक्रमण से जो है दिल्ली की रक्षा की। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी कहाँ आ गया था? चंगेज खान जलालुद्दीन मांग बरनी के पीछे दिल्ली तक, और ये दिल्ली तक नहीं आया था, जलालुद्दीन मांग बरनी दिल्ली के पास आ गया, इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन ये चंगेज खान से आक्रमण नहीं करना चाहता था, और इसीलिए इसने जलालुद्दीन मांग बरनी को क्या है, शरण नहीं दी और दिल्ली से चंगेज खान से दिल्ली की रक्षा की। नेक्स्ट आती है बात कि इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, 1211 से 1236 का काल है इल्तुतमिश का। इसने सल्तनत काल में 3 महत्वपूर्ण अंग एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। एकता प्रणाली क्या थी? कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। किसको? सैनिकों को। ठीक है, मतलब जो भी इनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे उनको धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान की। पहली बात। सेना की बात करें तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क के चेहलगानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दल बन गया था बाद में। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों को इकट्ठा किया और तुर्क के चहलगानी या दल चालीसा के नाम से एक क्या है, सलाहकार परिषद का निर्माण किया। अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो इसके द्वारा जो प्रचलित सिक्के थे उनमें एक तो था टंका, एक था जीतल। ठीक है, अगर हम टंका की बात करें, ठीक है, टंका की अगर हम बात करें तो ये चांदी का सिक्का था। जीतल की बात करें तो ये तांबे का सिक्का था। इसमें जीतल में 1:48 का अनुपात था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश की प्रमुख विजय अगर देखें तो 1215 में तराइन के तीसरे युद्ध में ताजुद्दीन एल्दोज को पराजित किया।
ये भी जो है एल्दोज जो था ये भी मोहम्मद गोरी का ही एक सिपह सलाहर था। उसके बाद 1217 में मंसूरा के युद्ध में नासुरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया, ये भी मोहम्मद गोरी का ही एक सिपह सलार था। 1226 में बंगाल विजय की, यहाँ के शासक गियासुद्दीन को पराजित किया। 1227 में सिंध और मुल्तान विजय, नासुरुद्दीन कुबाचा को जो है पुनः पराजित किया। 1226 से 1231 तक राजपूतों पर विजय प्राप्त की और 1235 में पंजाब के खोखरों पर विजय प्राप्त की। तो ये इसके महत्वपूर्ण जो है विजय अभियान थे। एक बार देख लें इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया। ठीक है, कौन से वस्त्र को पहनने की परंपरा को चलाया? लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने जजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। तो रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 तक का काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया की बात करें, रजिया दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकीत को प्रोन्नत करके अमीर आखुर नियुक्त किया। ठीक है, जलालुद्दीन याकूत अश्वशाला का प्रधान था, जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेवक भी कह सकते हैं और सलाहकार भी कह सकते हैं। तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया। तुर्की अमीरों ने क्या फैलाई? रजिया की जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह जो है वो फैलाई। रजिया तबरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। 1240 में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की भी हत्या कर दी गई। ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये गुलाम वंश का 1206 से 1200 जो है आपके 90 तक का काल दिख रहा है। यहाँ तक जो है शासन था गुलाम वंश का। नेक्स्ट देखें, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को 1236 से 1266 ईस्वी रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का पुत्र था। 1236 से 1200 एक ही साल जो है 8 महीने इसका शासन रहा, लगभग 8 से 10 महीने। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिर बहराम शाह इल्तुतमिश का पुत्र जो है वापस गद्दी पर बैठा 1240 से 1242 में। अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246 रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह जो कि 1246 से 1266 तक शासक बना, इल्तुतमिश का पुत्र था। एक बार इनको देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासुरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। ये धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। ये कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। आगे बढ़ते हैं। बलबन ईरान का रहने वाला था और इसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने ईरानी त्योहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपराएं प्रारंभ की। तो किसने प्रारंभ की सजदा और पैबोस की परंपरा? बलबन ने। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह बताया।
इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी कि आक्रमण की नीति को अपनाया। और बलबन ने दल चालसा को समाप्त कर दिया, जिसकी नींव रखी थी किसने? इल्तुतमिश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन के बाद अगला शासक कैकुबाद बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी और खिलजी वंश की नींव डाली। तो अगली वीडियो में हम खिलजी वंश को देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।